फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन शर्मा। तो यार, जैसा कि लास्ट लेसन में अपनों ने क्या पढ़ा था, अपनों ने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा देख लिया था कि वास्तव में फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होते क्या हैं। ये देख लिया था अपनों ने कौन कौन सी चीज़ें आती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, किस किस के बारे में अपने फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करेंगे, और ये देखा था कि फार्माकोडायनेमिक्स में किस किस के बारे में बात करेंगे। तो वहीं अब मैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आपको चार चीज़ें बताई थी मैंने कि फार्माकोकाइनेटिक्स का जब भी नाम आएगा तो अपने चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन अपना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, देन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ स्टेप जो मैंने बताया था कि अपने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चार चीज़ों के बारे में बताया था। तो उसी के अंदर से सबसे पहला टॉपिक लेके आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपने, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग का कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, तो ये सारा इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं यार कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन वास्तव में क्या है कि यार, जब कोई भी आपने ओरल रूट से ड्रग ली, कोई भी ड्रग लिया आपने ओरल रूट से, तो जब आप ओरल रूट से कोई ड्रग लोगे तो वो जीआई ट्रैक में जाएगी, जीआई ट्रैक के बाद इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर जाएगी। इंटेस्टाइनल ल्यूमन से जब कोई ड्रग ब्लड स्ट्रीम के अंदर या फिर ब्लड ल्यूमन के अंदर जाती है, कोई भी ड्रग जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन के अंदर जाती है, इसी को तो अपने एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, किसी ड्रग का इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन के अंदर जाना, इसको अपने क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बट क्या एक चीज आपको पता है कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन पे जब ड्रग जाएगी तो बीच में उसको एक मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, और क्या उसी मेम्ब्रेन को अपने लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है जो अपने क्रॉस करनी पड़ती है इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन के अंदर भेजने के लिए किसी भी ड्रग को, तो क्या यहाँ पे यार एक बात अपने को सबको पता है कि जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है इसमें बहुत सारे टाइप्स के एक्वस पोर्स मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के कैरियर प्रोटीन्स मिलते हैं अपने को इसके अंदर, एटीपी और पंप मिलते हैं, बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप जैसे, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के पंप मिलते हैं यहाँ पे अपने को, जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेट करवाते हैं। किस चीज को फैसिलिटेट कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कराते हैं। मतलब कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन में जा रहा है जो भी ड्रग है, जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन में जा रही है, वो इन सब की हेल्प से ही जाएगी। तो अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू अपने एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, या फिर इस लिपिड मेम्ब्रेन में कौन कौन सी ऐसी चीजें मिलती है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले अपनों ने इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया, अपनों ने सबसे पहले इसको किस बेसिस पे, वाटर और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के बेसिस पे डिवाइड किया। वाटर सोल्यूबल ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग, दो टाइप की ड्रग है। तो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उसको तो यार कोई दिक्कत आती नहीं, वो तो बहुत इजीली क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। तो क्योंकि क्या होते हैं, एक्वास्पोर प्रेजेंट होते हैं, एक्वास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस लिपिड मेम्ब्रेन में। उस एक्वास्पोर के थ्रू कहां चली जाती है, उस एक्वास्पोर के थ्रू इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन के अंदर चली जाती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। वहीं अगर दूसरी बात करें, अपने लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की बात करते हैं, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन शो करते हैं, वो पैसिव डिफ्यूजन मेथड शो करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है इनका लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का। क्यों हो पाता है ऐसा, पैसिव डिफ्यूजन क्यों हो पा रहा है, पैसिव डिफ्यूजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन भी लिपिड की है, ड्रग भी लिपिड सोल्यूबल है। तो यहाँ पे लाइक डिजोल्व्स लाइक, अपने ने पढ़ा हुआ है 11th की केमिस्ट्री के अंदर कि लाइक को डिजोल्व करेगा। तो इसीलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, और लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के साथ पैसिव डिफ्यूजन शो करती है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब मेरे कहने का ये कि यहाँ पे किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम होता है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन के अंदर चली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है एब्जॉर्प्शन का, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो यार वो याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पैसिव डिफ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन। बहुत बार एम्स ने, जिपमर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, तो पैसिव डिफ्यूजन सबसे कॉमन मेथड होता है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद अपने बात करते हैं कुछ जो ड्रग्स होती है उसके कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाती है। कैरियर प्रोटीन भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन भी इस लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो कैरियर प्रोटीन के अंदर अब क्या चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है आपको, कि इसके अंदर अपने को एक प्रोटीन देखने को मिलता है। जो प्रोटीन किसकी तरह काम करता है, जो प्रोटीन कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर अपने किसको बोलते हैं, कैरियर अपने उसको बोलते हैं जो किसी चीज को पकड़ के ले जाए, जो किसी चीज को पकड़ के ले जाए, वही तो कैरियर है यार। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन किसकी तरह काम करता है, कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है।
और वो क्या करवाता है, वो डिफ्यूजन कराता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब कोई भी ड्रग का पार्टिकल है, कोई भी ड्रग का पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल है जिसको इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन तक पहुंचाना है अपने को, तो क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर। तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, उसको, उस पार्टिकल को कैप्चर करते हैं, उस पार्टिकल या मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, ब्लड ल्यूमन के अंदर पहुंचा देते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पे भी किसी टाइप की एटीपी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ कैरियर प्रोटीन अपना काम कर देता है। कैरियर प्रोटीन अपने बाद में बहुत सारे पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं, एक दो के मैं नाम बता देता हूँ, GLUT, GULT1, GULT4, कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं ये। उसके बाद अपने बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का नाम आते ही हमेशा एक चीज याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तब होगा जब अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में बात करेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में बात करने का मतलब, कोई ऐसा मीडियम है जैसे ब्लड ल्यूमन है, ब्लड ल्यूमन के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर कंसंट्रेशन कम है किसी भी चीज की। ब्लड ल्यूमन में कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड ल्यूमन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में कंसंट्रेशन कम है, और उसके बाद अपने को कोई सामान इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन तक भेजना है। कोई भी ड्रग अपने को इंटेस्टाइनल ल्यूमन से ब्लड ल्यूमन तक भेजनी है, तो यहां पे जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जो डिफ्यूजन करवाना है अपने को, जो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, उसके अंदर अपने को किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उस चीज के अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ेगी। और उस एटीपी के कारण, उस एनर्जी के कारण ही अपने लो कंसंट्रेशन मीडियम से हाई कंसंट्रेशन मीडियम तक किसको पहुंचा सकते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मीडियम के अंदर अपने किसी भी ड्रग को पहुंचा सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स को पहुंचा सकते हैं, जिसको अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करवाते हैं। तो ये था अपना कुछ एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो रहा है, ये थोड़े से मेथड थे, जैसे एक्वास्पोर के थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये कुछ कॉमन मेथड है जिसके थ्रू क्या हो रहा था, जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा था, फैसिलिटेट हो रहा था एब्जॉर्प्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जांपल लिखे हुए मैंने, SGLT, PGP पंप। तो ये एग्जांपल है, ये भी बियॉन्ड ऑफ स्कोप है, बाद में अगर टाइम मिला तो मैं समझा दूंगा, बाकी इतना कोई बस नाम याद रखना, इनफ है ये। और जो PGP पंप होता है वो ड्रग इफ्लेक्स के काम आता है, इसका एक फंक्शन भी याद रखना, PGP पंप ड्रग इफ्लेक्स के काम आता है। जब एंटी कैंसर ड्रग पढ़ाऊंगा तब मैं इस PGP पंप की वहां पे बात करूंगा कि PGP पंप कैसे काम करता है, एंटी कैंसर ड्रग के अंदर इसको अपने कैसे यूज में ले सकते हैं, और ड्रग इफ्लेक्स का काम करता है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं अपने दो फॉर्म की बात करते हैं। यार कोई भी दवाई है, कोई भी ड्रग है, दो फॉर्म में मिलेगी हमेशा, या तो आयोनाइज फॉर्म में मिलेगी या अनआयोनाइज फॉर्म में मिलेगी। आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताऊं, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। अब यार क्वेश्चन ये आता है कि पीएच के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो किसी भी ड्रग को आयोनाइज बनाने के लिए या फिर अनआयोनाइज बनाने के लिए पीएच का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइक डिजोल्व लाइक वाला मैकेनिज्म है वही यहाँ पे काम करता है, कि जो ड्रग आपने दी है, जो भी ड्रग आपने दी है, क्या उसका भी एक पीएच होगा, कोई भी ड्रग आपने दी है उसका खुद का एक पीएच होगा, और जो जिस मीडियम में आप उस ड्रग को भेज रहे हो उस मीडियम का भी अपना एक पीएच होगा। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। कोई भी एक ड्रग है जो आप दे रहे हो किसी पेशेंट को, तो उस ड्रग का खुद का अपना एक पीएच होगा, और कोई भी जिस मीडियम के अंदर वो ड्रग जा रही है, मान लो कोई ड्रग है जो ब्लड के अंदर जा रही है, या फिर कोई ड्रग है जो स्टमक के अंदर जा रही है, तो जिस भी जगह पे वो ड्रग जा रही है उसका भी अपना एक मीडियम होगा। तो यार आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके ड्रग की पीएच और आपके मीडियम की पीएच कैसी है। तो ये चीज अपने आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो कभी भी एब्जॉर्प्शन के काम में नहीं आती, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि आयोनाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक हो जाती है अपने अपने चार्ज पार्टिकल्स के अंदर, और उसको एक्सक्रीट आउट करा दिया जाता है, वो एक्सक्रीशन के अंदर चली जाती है, एक्सक्रीशन हो जाता है उसका। और ये आयोनाइजेशन, ड्रग का आयोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब अपने एक्सक्रीशन पढ़ेंगे वहां पे अपने ड्रग आयोनाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, किस तरीके से जिन ड्रग का आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, या बहुत जल्दी जो ड्रग आयोनाइज हो जाती है वो बहुत जल्दी बॉडी से बाहर भी निकल जाती है, बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। वहीं अगर अनआयोनाइजेशन की बात करें तो जो ड्रग अनआयोनाइज होती है, जितनी ज्यादा ड्रग अनआयोनाइज रहेगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है उस ड्रग का,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितनी भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है मैक्सिमम अनआयोनाइज रहती है। जितनी भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो मैक्सिमम अनआयोनाइज रहती है। क्यों अनआयोनाइज रहती है यार? क्योंकि उसको मीडियम ऐसा मिला है, उसका जो ड्रग का मीडियम था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है ड्रग आयोनाइजेशन और ड्रग अनआयोनाइजेशन के बारे में। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती है वो मैक्सिमम अपने क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम अनआयोनाइज फॉर्म में रहती है। क्यों? क्योंकि यार ड्रग का जो मीडियम होता है और सेम जो ड्रग के साथ साथ जो मीडियम अपने दे रहे हैं, जिस भी मीडियम में अपने वो दवाई दे रहे हैं, उसका जो मीडियम होता है, दोनों बहुत ज्यादा सेम होते हैं। तो जब दोनों सेम होंगे, मान लो ड्रग का पीएच भी एसिडिक है और जिस मीडियम में अपने दवाई दे रहे हैं उसका पीएच भी एसिडिक है, तो जब दोनों का मीडियम एसिडिक है तो वो ड्रग क्या है, अनआयोनाइज रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला इन्वायरमेंट मिला है। ड्रग भी एसिडिक है, उसको मीडियम भी एसिडिक मिला है, तो वो दवाई कैसी रहेगी, वो ड्रग कैसी रहेगी, अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी। और जब ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में रहती है तो एब्जॉर्प्शन उसका बहुत ज्यादा होता है। ये अपने देखते हैं आगे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो ड्रग है वो आयोनाइज रहेगी या अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीडियम, पीएच का मीडियम। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ड्रग का मीडियम, पीएच ऑफ मीडियम एंड पीएच ऑफ ड्रग। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि जो दवाई है, जो ड्रग है, वो आयोनाइज रहने वाली है या अनआयोनाइज रहने वाली है। तो मान लो अगर कोई भी पीएच है, किसी भी पीएच ऑफ मीडियम या फिर पीएच ऑफ ड्रग, मतलब किसी भी ड्रग का पीएच और किसी भी मीडियम का पीएच, अगर वो दोनों अनइक्वल है, अगर वो दोनों अनइक्वल है, अनइक्वल कहने का मतलब कि पीएच ऑफ ड्रग एसिडिक है, पीएच ऑफ मीडियम बेसिक है, तो ये अनइक्वल हो गए, दोनों एक जैसे नहीं है बिल्कुल भी। इस टाइम पे ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ड्रग कैसी देखने को मिलेगी, आयोनाइज फॉर्म में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यार ना तो पीएच मीडियम का सेम है ना ड्रग का सेम है। अगर दोनों का मीडियम सेम होता तो ये ड्रग कैसी रहने वाली थी, अनआयोनाइज रहने वाली थी। बट यहाँ पे मीडियम ऑफ पीएच एंड मीडियम ऑफ पीएच और ड्रग का जो पीएच है दोनों अलग है। इस कारण ड्रग कैसी, किस फॉर्म में आ गई, ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में आ चुकी है। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि दो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण ड्रग आयोनाइज रहने वाली है या अनआयोनाइज रहने वाली है। ये चीज डिपेंड करती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन के नहीं बता रहा हूं कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे वो फैक्टर बता रहा हूं आपको जो सिर्फ आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं सिर्फ कौन से फैक्टर बता रहा हूं आपको यहाँ पे, जो आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो ये बता पा रहे हैं कौन सी ड्रग आयोनाइज रहेगी और कौन सी ड्रग अनआयोनाइज रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं मत होना। और जो पीएच ऑफ मीडियम और पीएच ऑफ ड्रग को इक्वल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों मीडियम इक्वल नहीं रहते हैं, पीएच ऑफ मीडियम और पीएच ऑफ ड्रग दोनों पीएच अगर इक्वल नहीं रहते हैं, ये दोनों पीएच अगर अलग अलग होते हैं, तो ड्रग 100% कैसी हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। और जब ड्रग आयोनाइज हो जाएगी तो वो ड्रग एब्जॉर्प्शन के काम में नहीं आती, वो ड्रग कहाँ पास आउट हो जाती है, किडनी के थ्रू, और वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल से समझना कि कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा गया कि मैक्सिमम अनआयोनाइज एसिडिक ड्रग है, वो मैक्सिमम अनआयोनाइज कब होगी, मैक्सिमम अनआयोनाइज कब होगी, कौन से सिस्टम के अंदर होगी, इंटेस्टाइन में होगी, स्टमक के अंदर होगी, ब्लड के अंदर होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो एसिडिक ड्रग हमेशा मैक्सिमम अनआयोनाइजेशन एसिडिक ड्रग का कहां पे देखने को मिलेगा, आपको स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डोंट बी कंफ्यूज। मैक्सिमम अनआयोनाइजेशन पूछ रहा है, ऐसे ही मैक्सिमम आयोनाइजेशन भी पूछ सकता है ये, तो मीडियम चेंज करके, चाहे वो बेसिक मीडियम कर दे, एसिडिक ड्रग कर दे। तो आपको ये याद रखना है कि जो ड्रग है उसका मीडियम सेम होना चाहिए अनआयोनाइजेशन रहने के लिए, और जो ड्रग है उसका मीडियम अलग हुआ तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो ड्रग आयोनाइज्ड हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो एसिडिक ड्रग है वो मैक्सिमम अनआयोनाइज कहां पे रहेगी, स्टमक के अंदर रहेगी। वैसी सेम चीज अपने बताएं तो जो एसिडिक ड्रग है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब होगा, एसिडिक ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब होगा, तो एसिडिक ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है और ड्यूडेनम के अंदर होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एम्स और जिपमर के अंदर। याद रखना कि जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक ड्रग होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे देखने को मिलता है इनकी दवाइयों का। क्योंकि यार कंफ्यूजन ऐसी हो जाती है कि यार सबसे ज्यादा अनआयोनाइज तो स्टमक के अंदर हो रहा है, तो कंफ्यूजन ऐसे बढ़ जाती है कि अपने अनआयोनाइजेशन की जगह अपने एब्जॉर्प्शन ही समझ लेते हैं। तो अपने क्या करते हैं,
एसिडिक ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्टमक में ही बता देते हैं। बट आप एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो तो एसिडिक ड्रग का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। बट मैक्सिमम आयोनाइजेशन पूछा जाए तो वो स्टमक के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया सबसे बड़ा होता है। सरफेस एरिया अगर सबसे बड़ा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किस तरीके से काम में आता है ये मैं आपको बताता हूं आयोनाइजेशन के बारे में। आयोनाइजेशन के अंदर अपनों ने क्या किया, आयोनाइजेशन के अंदर अपनों ने दो चीजें ली दोबारा से, ड्रग और मीडियम। अब यार ड्रग और मीडियम, ड्रग एसिडिक भी हो सकती है, ड्रग बेसिक भी हो सकती है। सेम बात मीडियम के लिए भी है कि मीडियम बेसिक भी हो सकता है, मीडियम एसिडिक भी हो सकता है। तो ये चारों बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले कि मैंने आयोनाइजेशन समझाने के लिए मैंने दो चीजें ली, एक तो ड्रग लिया और एक मीडियम लिया। ड्रग की भी दोनों फॉर्म हो सकते हैं, ड्रग चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, वहीं मीडियम के भी दोनों पॉइंट हो सकते हैं, बेसिक और एसिडिक। अब अगर ड्रग एसिडिक है तो आयोनाइजेशन होने के लिए, अगर ड्रग एसिडिक है तो उसको आयोनाइज करने के लिए मीडियम कौन सा चाहिएगा, बेसिक चाहिएगा। और दूसरा अगर ड्रग बेसिक है तो उसको आयोनाइजेशन करने के लिए मीडियम कौन सा चाहिएगा, एसिडिक चाहिएगा। वाइस वर्सा यही चीज सेम उल्टा भी हो सकती है, अगर मीडियम बेसिक है तो अपने को ड्रग एसिडिक चाहिए और मीडियम एसिडिक है तो ड्रग बेसिक चाहिए, तभी आयोनाइजेशन होगा। अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन समझाऊं मैं आपको कि आयोनाइजेशन का यूज कहां आता है। मान लो आपने पेशेंट को किसी भी टाइप की कोई ड्रग दी, मान लो पेशेंट को आपने एस्प्रिन दी, एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है। आपने जब पेशेंट को एस्प्रिन दी तो हो सकता है पेशेंट को एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, पेशेंट ने एस्प्रिन ज्यादा ले ली, हो सकता है ड्रग अब्यूज हो जाए, पेशेंट ने जानबूझ के सुसाइडल अटेम्प्ट हो, तो उसने क्या किया, एस्प्रिन की टेबलेट्स ज्यादा ले ली। तो अब एस्प्रिन की क्या हो गई, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई। तो आपको ये पता है कि एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है, और एसिडिक ड्रग है तो अगर अपने को उस ड्रग को बाहर निकालना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है, तो क्या आप उसको हाथों हाथ बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराओगे? क्या आप बॉडी के अंदर बेसिक नेचर को इंक्रीज कराने की कोशिश करोगे? क्या आप यूरिन का पीएच चेंज करने की कोशिश करोगे? यही तो करोगे आप। क्यों? क्योंकि जब एस्प्रिन जो एसिडिक ड्रग है उसको बेसिक मीडियम मिलेगा, तो बेसिक मीडियम मिलते ही वो दवाई आयोनाइज हो जाएगी और वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। और एब्जॉर्प्शन ही तो रोकना है टॉक्सिसिटी के केस में अपने को। और जब आप एब्जॉर्प्शन रोक दोगे उस दवाई का, तो वो दवाई इजीली क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो बेसिक मीडियम बढ़ाने के लिए जो चीज यूज में लेते हैं अपने, वो क्या है, बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इंजेक्शंस भी आते हैं, तो आप उससे आप क्या कर सकते हो, पीएच को जो बेसिक मीडियम है उसको बढ़ा सकते हो आप, बढ़ाने के साथ साथ एक्सक्रीशन को भी बढ़ा सकते हो। तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है कि आयोनाइजेशन एक्सक्रीशन का क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। ये अपने एक्सक्रीशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेम टू सेम अपने बहुत सारी एसिडिक दवाइयाँ हैं, जैसे फिनोबार्बिटोल, एस्प्रिन, मिथोट्रैक्सेट, ये एसिडिक ड्रग है सारी की सारी। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपने मीडियम को बेसिक करके इस दवाई को आयोनाइज करके बाहर निकाल सकते हैं। वहीं अगर बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल बताऊं तो बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल होता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन अगर बेसिक ड्रग है तो एसिडिक फॉर्म, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और एसिडिक मीडियम अपने दो चीजों से प्रोवाइड करा सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड विटामिन सी। अमोनियम क्लोराइड एंड विटामिन सी, ये दो तरीके हैं जिससे अपने पीएच को एसिडिक बना सकते हैं, मीडियम की पीएच एसिडिक बना सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि अगर बेसिक ड्रग है और एसिडिक मीडियम आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो फिर से क्या होगा, फिर से अपने एक्सक्रीशन को बढ़ा सकते हैं, आयोनाइजेशन करवा सकते हैं ड्रग का, और उसको एक्सक्रीट आउट करवा सकते हैं बॉडी से। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते हैं कि ड्रग आयोनाइज होगी या अनआयोनाइज होगी। और उसके साथ मैंने आपको ये बताया कि आयोनाइजेशन किस तरीके से एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाता है एंड किस तरीके से इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन का। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी एब्जॉर्प्शन का सबसे बेस है। मान लो एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर अपने बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात बायो अवेबिलिटी की ही की जाती है। अब यहाँ पे बायो अवेबिलिटी को समझने के लिए देखना है, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक स्क्वायर बनाया है पूरा का पूरा। इस स्क्वायर को आप एक बॉडी मान लो, पूरी की पूरी। ये स्क्वायर क्या है, पूरी की पूरी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी है, बीच में मैंने क्या बनाया, बीच में मैंने ये सर्कुलेशन बना दिया। बीच में मैंने क्या बनाया, सर्कुलेशन बनाया। समझने के लिए एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सर्कुलेशन बना दिया, सर्कुलेशन बना दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पूरा जीआई ट्रैक बना दिया। इसको आप ढंग से समझना, पूरा का पूरा जीआई ट्रैक है जिसके अंदर मैंने ईसोफेगस दिखा रखी है आपको, स्टमक दिखा रखा है मैंने आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखा रखी है मैंने आपको। तो ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक बता दिया मैंने आपको, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लीवर बना रखी है जो कि आपको ट्रायंगल शेप के अंदर दिख रही है।
लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन को पोर्टल वेन कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, और लीवर और सर्कुलेशन को इंफीरियर वेना कावा कनेक्ट कर रही है। तो आपको एक डायग्राम तो समझ आया होगा अच्छे से। ये पूरी की पूरी बॉडी है, एक बीच में एक सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के बाद अपनों ने एक जीआई ट्रैक बनाया पूरा का पूरा, जिसमें ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर से कौन जोड़ रहा है? पोर्टल वेन जोड़ रही है। और लीवर से सर्कुलेशन तक कौन लेके जा रहा है? इंफीरियर वेना कावा लेके जा रही है। तो ये है पूरा का पूरा डायग्राम। अब इस डायग्राम को समझने के बाद मैं आपको बताता हूं मैंने किया क्या। यहाँ पे मैंने ओरल रूट से 100 mg दवाई दी किसी भी पेशेंट को। मैंने किसी भी पेशेंट को 100 mg ड्रग दी ओरल रूट से। अब मैंने ओरल रूट से दी तो वो स्टमक के अंदर गई, स्टमक के अंदर जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद उसको कहाँ से, लीवर से क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको कहाँ भेजा गया? लीवर के पास भेजा गया। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन कराया गया, मतलब उस ड्रग का क्या कराया गया? एब्जॉर्प्शन कराया गया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एब्जॉर्प्शन ओरल रूट से कभी 100% तो होगा नहीं यार। कभी भी ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन 100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार आपने जो ड्रग दी है वो स्टमक के अंदर गई है, स्टमक के अंदर उसका अनआयोनाइजेशन हुआ होगा। अनआयोनाइजेशन 100% नहीं हुआ होगा। कभी भी अनआयोनाइजेशन 100% नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसा मीडियम भी मिला होगा जो उसके फेवरेबल नहीं होगा। उस मीडियम का और सरफेस एरिया का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। तो मीडियम पे बात करते हैं अपने, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो 80 mg के समथिंग होगा। मतलब 80% एब्जॉर्प्शन हुआ। 100 mg ड्रग दी मैंने, 80 mg उसका 80 माइक्रोग्राम एब्जॉर्प्शन हुआ, और वो 80 माइक्रोग्राम पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ गया? लीवर के अंदर गया। अब लीवर के अंदर क्या होगा? लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। लीवर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर 30 माइक्रोग्राम ड्रग जो है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी यहां से रिमूव हो जाएगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से 30 माइक्रोग्राम जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो 30 माइक्रोग्राम ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, 20 माइक्रोग्राम ड्रग पहुंची ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के अब 100 mg से सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी? 50 माइक्रोग्राम ड्रग पहुंचेगी। समझ आ रही है आपको ये बात कि मैंने किसी पेशेंट को ओरल रूट से 100 माइक्रोग्राम ड्रग दी, 100 में से 80 माइक्रोग्राम तो एब्जॉर्ब हुई, और 80 माइक्रोग्राम में से भी 30 माइक्रोग्राम मेटाबोलाइज हो गई। मेटाबोलाइज क्यों हुई, कैसे हुई, सब मेटाबोलाइजेशन में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो 30 माइक्रोग्राम ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, तो जो सर्कुलेशन तक ड्रग पहुंची वो ड्रग कितनी पहुंची? वो ड्रग सिर्फ 50 माइक्रोग्राम पहुंची है ओरल रूट से देने के बाद। और वही 50 माइक्रोग्राम ड्रग क्या है? अनचेंज ड्रग है। वही 50 माइक्रोग्राम ड्रग क्या है? अनचेंज ड्रग है। और इसी अनचेंज फॉर्म को अपने क्या बोलते हैं? बायो अवेबिलिटी बोलते हैं। मतलब आपने जिस रूट से ड्रग दी है उस रूट से सर्कुलेशन तक जाने में ड्रग को, उस रूट से सर्कुलेशन तक जो ड्रग जाती है अनचेंज फॉर्म के अंदर, उसी को उस ड्रग की क्या कहलाई जाती है? बायो अवेबिलिटी कहलाई जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जब अपने किसी भी रूट से ड्रग देते हैं उस ड्रग को सर्कुलेशन तक अनचेंज फॉर्म में जो ड्रग जाती है उसको अपने उसकी बायो अवेबिलिटी कहते हैं। तो ओरल रूट की बायो अवेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। बट एक चीज याद रखना कि जब अपने आईवी रूट से ड्रग देते हैं, कोई भी ड्रग इंट्रावीनस रूट से देते हैं अपने, तो उसकी बायो अवेबिलिटी कितनी होती है? उसकी बायो अवेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो ड्रग डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। तो डायरेक्ट सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म के अंदर वो ड्रग जा रही है, तो उसकी बायोएबिलिटी कितनी देखने को मिलती है? 100% बायोएबिलिटी देखने को मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि 100% बायोएबिलिटी कौन सी ड्रग की होती है, तो कौन से रूट से होती है? तो आईवी इंट्रावीनस रूट से जो ड्रग दी जाती है उसकी बायोएबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ पे जो बायोएबिलिटी वो कितनी हुई? 50% हुई। 50/100 किया तो 0.5%, 0.5 फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन से डिनोट किया जाता है बायोएबिलिटी को, डोंट बी कंफ्यूज। तो 0.5 फ्रैक्शन जो है वो इस ड्रग की क्या होती है? इस ड्रग की बायोएबिलिटी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बायोएबिलिटी के अंदर बायोएबिलिटी होपफुली बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी ड्रग ओरल रूट से मैंने दी, उसको उसमें से 80% ड्रग एब्जॉर्प्शन में गई। एब्जॉर्प्शन करने के बाद 30 माइक्रोग्राम ड्रग थी जो मेटाबोलाइज हो गई लीवर के थ्रू, तो जो सर्कुलेशन में पहुंची वो 50 mg पहुंची। और इसी 50 mg को अपने बायोएबिलिटी बोलते हैं। 50% बायोएबिलिटी है, क्यों? क्योंकि ये अनचेंज फॉर्म के अंदर सर्कुलेशन के अंदर पहुंची है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। डेफिनेशन क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग दैट रीचेस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। मतलब ये वो फ्रैक्शन है अनचेंज ड्रग का जो कहाँ पहुंचता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचता है। तो डोंट बी कंफ्यूज इन बायोएबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इंट्राविनस रूट की बायोएबिलिटी जो होती है वो 100% होती है।
उसके अलावा अपने बात करते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बायोअवेलेबिलिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मत भूलना। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन और एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके ऊपर बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। और एक चीज याद रखना, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मान लो अगर 100 मिलीग्राम ड्रग दी है मैंने और उसका एब्जॉर्प्शन अगर 90 mg होता तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती। तो एक चीज याद रखना, एब्जॉर्प्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोअवेलेबिलिटी के, मतलब अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर जो है मेटाबोलाइज कर देती है, अगर 40 mg ड्रग को मेटाबोलाइज कर देती, मतलब ज्यादा ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू होके जाती तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी और कम हो जाती। यहाँ पे फिर अपने को 40 mg देखने को मिलता है, ड्रग का जो सर्कुलेशन में जो ड्रग आती है वो 40 mg आती। तो इस चीज से याद रखना कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। तो इससे अपने को क्या पता लगता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बायोअवेलेबिलिटी के, जबकि एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड थे और इसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट है पूरा का पूरा। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना होगा और जो क्वेश्चन मैंने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को इनबॉक्स या फिर मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। होपफुली सब कुछ क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ आया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वीडियोस में अपने इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।